अब्दुल कलाम दूसरी तरीके से सोचते थे, उनका कंसेप्ट था पूरा, PURA, पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज मीन्स स्मार्ट विलेज, स्मार्ट टाउन। वो आज से 20 साल पहले बहुत अलग तरीके से सोचते थे। लगभग उन्होंने 2004 में एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम दिया पूरा, PURA मीन्स प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। आप अर्बन एमिनिटीज को कहां पर, स्मार्ट सिटी मत बनाओ, स्मार्ट विलेज बनाओ, ताकि व्यक्ति सिटी में ना आए। तो आपका अर्बनाइजेशन रुक जाएगा, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी और जगह की समस्या और बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। और अर्बन एरिया की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब रूरल एरियाज में मिल जाएंगी। तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट था। स्मार्ट ट्रेन या बुलेट ट्रेन बनाने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी ट्रेन है उनको बहुत अच्छा बनाओ, उनको वर्ल्ड क्लास बनाओ, उनको सबको वहां तक ले जाओ। आपको ज्यादा IIT खोलने की जरूरत नहीं है। जो NIT के और जो सामान्य कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट के, उनको IIT के लेवल तक ले जाओ। IIT ज्यादा खोल करके आप IIT का स्तर गिरा रहे हो, एम्स ज्यादा खोल करके आपने एम्स का स्तर गिरा दिया। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको एम्स के स्तर पर ले जाओ कि वहां पर एम्स की सुविधाएं मिले। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। साधारण ट्रेन को स्मार्ट ट्रेन बनाने का लक्ष्य होना चाहिए। उसकी स्पीड भी बढ़ाओ, उसके सुरक्षा के इंतजाम करो, और एक बहुत स्मार्ट या वर्ल्ड क्लास जो है आप हबीबगंज बनाने वाले हो, उसके बाद हर स्टेशन को थोड़ा थोड़ा अच्छा करो ताकि सभी लोगों को लाभ मिले। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये कंसेप्ट है। इसका मतलब ये भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। इसमें भी डेमोक्रेसी है, क्योंकि प्रजातंत्र, सभी का फायदा, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, ये वाले कंसेप्ट हैं इसमें। और उसमें किसका कंसेप्ट है? उसमें मतलब किसी एक का विकास, एक्सक्लूसिव ग्रोथ। वो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, वो क्या है? एक्सक्लूसिव ग्रोथ। तो आपको एक्सक्लूसिव ग्रोथ करने की जरूरत नहीं है, आपको इंक्लूसिव ग्रोथ करने की जरूरत है। तो क्या 2021 से 30 के बीच में जो हम हर चीज स्मार्ट बनाने की बात कर रहे हैं, या इन 5 टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत आगे पहुंचना चाहते हैं, तो क्या ऐसा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा? ऐसा तो नहीं कि ना तो हम इनको कुछ अच्छा बना पाएंगे, ना उतना अच्छा स्मार्ट सिटी वगैरह बन पाएंगे। कैसे बनेंगे? क्योंकि लिटरेसी तो है नहीं लोगों में। आज ढेरों लोग अभी भी ATM का यूज नहीं कर पाते, अभी भी ढेरों लोग स्मार्टफोन को सही ढंग से नहीं चला पाते, अभी भी लोग केवल फोन करने, फोन काटने और चलाने लगाने के ही काम करते हैं फोन पे। ढेरों लोग अपना अभी भी टीवी का, स्मार्ट टीवी खरीद भी लिया तो उसको चलाना नहीं जानते, केवल वो आवाज बढ़ा लेते हैं, चैनल बदल लेते हैं, बस। उसके अलावा उनको पता नहीं है कि उस रिमोट से क्या करना है। तो स्मार्ट टीवी कौन चला रहा है? कौन? आप YouTube अपने मोबाइल पे देखते हैं या टीवी पे देखते हैं? अधिकांश लोगों के घरों पे स्मार्ट टीवी होगा तो YouTube और तमाम चैनल और वो सब आप उस पर भी देख सकते हो। इंटरनेट यदि आपने वाईफाई से जोड़ा हुआ है अपने टीवी को, तो उस पर देख सकते हो। लेकिन कितने लोग देखते होंगे? कितने लोग टीवी का कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करते होंगे? बहुत मुश्किल है। उसके लिए एक अलग तरह से है, उसका हैंडलिंग है। तो इतना आसान नहीं है कि आप स्मार्ट डोर बना दें, घर का स्मार्ट होम बना दें, या और वो सब बहुत आसानी से। पर हम लोग क्या टेक्नोलॉजी से भागते रहेंगे? पूरी दुनिया में जब ये टेक्नोलॉजी आएगी तब क्या हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे? बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी तक हम लोग फेल रहे हैं। हमारी बहुत बड़ा फेलियर रहा है। और सबसे बड़ा फेलियर ये रहा है कि अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारी आयात की हुई टेक्नोलॉजी है। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के प्रोसेसर यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, विंडोज यूज करते हैं। 99% लोग विंडोज पे काम करते हैं। सत्या नडेला इंडियन होते हुए भी वहां बैठे हुए हैं। हमारे गूगल हम लोग चला रहे हैं, लगभग फेसबुक हम लोग चला रहे हैं। अधिकांश चीजें हम ही लोग चला रहे हैं, इंडियंस ही चला रहे हैं। और कंज्यूमर भी हम ही है, चलाने वाले भी हम ही है, बनाने वाले भी हम ही है, लेकिन मालिक अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, जापानीज हैं। हमारे मालिक जो हैं वो कोरिया में बैठे हुए हैं। प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम करेंगे और हमारे ही लोग बनाएंगे, काम भी हम ही करेंगे, यहां तक कि वर्कर भी हम ही हैं, और डिसीजन मेकिंग वाले भी हम ही हैं, इन्वेंटर भी हम हैं। लेकिन हमारे नाम पेटेंट नहीं है, पेटेंट कंपनी के नाम है, क्योंकि हमने किसी कंपनी से पैसे लेके उसके लिए काम किया है। हमारा सोशल मीडिया नहीं है, हमारा टिकटॉक तक नहीं है। तो बहुत बहुत बुरी हालत है।
हमारा कुछ भी नहीं है। तो हम दुनिया में कैसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे और कैसे इसमें ग्रोथ होगा और कैसे जॉब क्रिएट होंगे? जॉब क्रिएट होंगे ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी खतरनाक है। भारत में औद्योगिक चुनौतियां साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ऐसा नहीं कि इंडियंस को कुछ नहीं जानते, इंडियंस ही कर रहे हैं सब जगह। पहले के समय में भी सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस और वो नासा में भी अधिकांश लोग, कई जगहों पर आप जाएंगे इंडियंस ही मिलेंगे आपको। टैलेंट की कमी नहीं है, स्टडी की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ का जो R&D वाला जो आदमी है या यहाँ का जो कंपनी वाला आदमी है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता इसमें, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। और हम लोग सहन भी नहीं करते किसी बाहर के आदमी को, हम NRC कर देंगे, है ना। सत्या नडेला यही तो बोल रहा है कि मैं देख रहा हूं कि इन्फोसिस में अगर किसी दिन कोई बांग्लादेशी अगर उसका CEO बन जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि उसको लगता है कि वो अमेरिका में जाकर के CEO बन गया। उन्होंने सुंदर पिचाई को बहुत कुछ बना दिया, अल्फाबेट भी दे दिया अभी, है ना। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला को दे दिया, बोले नहीं नहीं आप समझदार हैं, आप चलाइए। क्या हम में किसी में हिम्मत है कि हम हमारे देश की इन्फोसिस या हमारे देश की जो कोई बड़ी कंपनी है या सीडेक पुणे में हम चेयरमैन के तौर पे किसी बांग्लादेशी को बिठा देंगे या बाहर के किसी आदमी को बिठा देंगे? क्या हम में इतना टॉलरेंस है? नहीं है, क्योंकि हम ही लोग तो दूसरी जगह जाके बैठ रहे हैं, तो हम क्यों बिठाएंगे? हाँ, हम तो किसी को सहन ही नहीं कर सकते। तो अभी इतना आसान नहीं होगा कि भारत में इतना ओपन हार्टेड हो या भारत में अभी कोई आकर के FDI करे। और अभी जो इमेज जा रही है भारत की, अब तो कोई भारत में कंपनी खोलने से भी सोचेगा, इन्वेस्ट करने से भी सोचेगा, क्योंकि एक अलग प्रकार का तनाव पैदा हो रहा है। दरअसल ये तनाव हिंदू मुस्लिम वाला या NRC CAB तक नहीं है, ये एक मैसेज है, बड़ा निगेटिव मैसेज है। आप खुद कुछ कर सकते नहीं, कंपनियां सबकी दूसरे की, यूज सबका करना है आपको, टेक्नोलॉजी सब यूज करना है, कंज्यूम आपको करना है, फूड मैकडोनाल्ड का में खाना है, पिज्जा खाना है डोमिनोज वाला, मतलब सब कुछ आपको अमेरिका का खाना है, सारी कंपनियां आपको वो यूज करनी है, सोशल नेटवर्किंग उसका यूज करना है, गूगल का प्लेटफॉर्म यूज करना है, उसका GPS यूज करना है, चाइना के फोन यूज करना है, अमेरिका के और कोरिया के फोन यूज करना है, सब कुछ आपको कंज्यूम करना है, खाना है, सर्विसेज लेनी है, और ब्रांडेड कपड़े पहनना है और ब्रांडेड चीजें लेनी है वहीं की, सब कुछ, शूज से लेकर के सब कुछ, जितने आउटलेट सब कुछ। अमेरिका कुछ नहीं बनाता, वो सब एशिया में बनवाता है, यूरोप भी नहीं बनाने देता अमेरिका को, बोले ये सब हम कर चुके हैं पहले, ये तुम हमारे ऊपर मत करो, हम पहले यही करते थे। तो अमेरिका ने एशिया को चुना, तो चाइना, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड ये बना। आपका शूज का किसी का भी पैकेट उठा के देख लेना, मेड इन कहाँ लिखा हुआ है, और जो कंपनी लिखा हुआ है उसका हेड ऑफिस देखना न्यूयॉर्क में, सबके हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में, चमचमाती लाइटें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कोई धुआं नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं। क्या होता है? मेल आते हैं बस, किस चीज के मेल आते हैं, कितना टर्नओवर है कंपनी का, खाते में कितना जमा हो गया, अच्छा तुमने उतने बना दिए, ठीक है, उसको श्रीलंका में भेज दो, अच्छा वियतनाम ने इतने बना दिए, इंडिया में भेज दो, इंडिया ने बना लिया, तुम चीन में भेज दो, तुम उधर भेज दो, चीन वाले तुम इधर भेज दो, और हमारे यहाँ पे भेज दो, कुछ हमारे यहाँ के आउटलेट के लिए दे दो। तो उनके यहाँ के लोगों को वो 40% में मिलता है, क्योंकि टैक्स नहीं लगता, और वो वहां के अमेरिकन को और छूट दे देते हैं। तो जो चीज हमको 10,000 में बेचते हैं वो वहां के लोगों को, अमेरिका के लोगों को 4,000 में मिलता, और वहां का वातावरण भी शुद्ध, आसमान साफ, हवा खराब नहीं, पानी खराब नहीं, जमीन के अंदर का सब कुछ ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बनाओ, अपने यहाँ से हार्वेस्ट करो, अपने यहाँ से उत्खनन करो, अपने यहाँ से माइनिंग करो, अपने यहाँ क्रॉप उगाओ, उससे बनाओ, मजदूर अपने लगाओ, धुआं छोड़ो अपने आकाश में, पानी में छोड़ो सीवेज, और बेचो पूरी दुनिया में, प्रॉफिट जमा कराओ न्यूयॉर्क में। बैंक कहाँ होगा? न्यूयॉर्क। वर्ल्ड बैंक कहाँ होगा? वहां पर। IMF कहाँ होगा? यहाँ। और बाकी जितने भी WTO, WHO, जो भी वेलफेयर करना है सब जिनेवा, सब जाओ जिनेवा में, सारे ऑफिस जिनेवा में, जितने भी वेलफेयर करने वाला ऑफिस है, जिनमें भी चर्चा होनी है, जिसमें भी बकवास होनी है, जिसमें भी सिर्फ मीटिंगें होंगी। पैसे वाला काम कुछ नहीं है, पैसे वाला काम जितना भी है सब अमेरिका में, बैंक अमेरिका में होंगे, डॉलर में काम होगा, खरीदारी इसमें होगी, हमारी करेंसी में होगी। कमाल की दादागिरी है। आप क्या हो? आप ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी है, नए जमाने का उपनिवेश है हम।
नए तरीके के उपनिवेश हैं और अभी बोल रहे हैं इमरान चाचा को कि हम देखते हैं, वो कश्मीर पे भी बात करेंगे। पहले तो बोल ही गए थे, मोदी ने भी कहा था मध्यस्थता की, फिर वो थोड़े जोर से चिल्लाए ये तो किसी के घर जाओगे, ज्यादा जाओगे, दोस्ती हो जाएगी तो फिर बोलेंगे कि वो कुछ कह रहे थे, आए थे। तो लोग भी विश्वास कर लेते, हाँ गए तो थे, कुछ का ही होगा, तो ये ज्यादा जाना भी नहीं चाहिए ना। हाँ फेल्यूर आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये जितनी भी बात मैंने बताई, इनमें से कितने प्रतिशत नेताओं को आपने इस बारे में सोचते हुए देखा, या कितने हमारे राष्ट्रीय स्तर के लेवल के और जो नेता हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो कोई बात करते हुए कभी इस बारे में दिखते हैं? कभी टीवी डिबेट में दिखते हैं? क्या बात करते हैं? इरेलेवेंट बात करते हैं, भड़काने वाली बात करते हैं, देश की छवि खराब करने वाली बात करते हैं, नाटकबाजी करते हैं, ड्रामेबाजी है पूरी की पूरी। तो क्या आपको लगता है 30 साल बाद, 10 साल बाद जब 2030 आ जाएगा, 2030, तब स्थिति सुधर जाएगी और भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी? क्या आपको लगता है यहाँ रोजगार डेवलप हो जाएगा? क्या यहाँ का बजट सुधर जाएगा? क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। जबरदस्त रिवॉल्यूशन की जरूरत है, बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की जरूरत है, और वो साइंस टेक से होगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट से होगा, इस तरह से नहीं होगा। मुझे लगता है आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी, निबंध भी तैयार हुआ होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, संस्थाएं भी बहुत है, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमने पुराने लेक्चर भी कुछ दिए हैं, उनको भी जोड़ लीजिएगा, देखिएगा, उसका भी कुछ सार इसमें होगा। फिर से रिवाइज करने की कोशिश की है कुछ चीजें। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसरो को, डीआरडीओ को और उन सबको लेते हुए डिफेंस और स्पेस और नैनो टेक्नोलॉजी और उन सब में जा करके खत्म करेंगे। तो आज यहीं तक, शांति पाठ।